सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, कांशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम चर्चा करेंगे यूजी सेमेस्टर थर्ड पेपर नंबर 5 के विषय में। और आज के इस क्लास के लिए जो मैंने टॉपिक को चुना है वो है आपका राष्ट्रकूट वंश। प्यारे बच्चों, राष्ट्रकूट वंश को इसलिए मैंने चुना है, द मेन रीजन टू चूज दिस टॉपिक इज this is the important for art and architectures। कला के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी लिटरेचर के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए क्योंकि मैं देखा हूं कि सिविल सेवा परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्री और मेंस दोनों में इसके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न आते हैं। कैसा मंदिर का निर्माण हुआ, कैसे साहित्य की रचना उस काल में हुई है ना, कौन कौन से शासक हुए, उन्होंने क्या क्या उपाधियां धारण की। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल आस्क इन एग्जामिनेशन टू रिलेटेड दिस टॉपिक्स। इसीलिए आज के इस क्लास में मैंने जो टॉपिक लिया वो राष्ट्रकूट वंश। प्यारे बच्चों, स्वतंत्र राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जिसने किया था वो थे दंती दुर्ग। और राष्ट्रकूट का जो स्थापना हुई वो बादामी के चालुक्य के अवशेषों पर हुआ। आपको पता है प्यारे बच्चों, बादामी के चालुक्य थे, कल्याणी के भी चालुक्य थे। तो बादामी के चालुक्य के अवशेष जब उनका खत्म हो गया तो वहां उदय हुआ राष्ट्रकूट वंश का। और आगे चलकर इसका पतन जो होता है वो कल्याणी चालुक्य के द्वारा ही होता है। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि बादामी के चालुक्य के अवशेष पर जब उसका समाप्त हुआ तो हुआ राष्ट्रकूट वंश का स्थापना। लेकिन इसका जो पतन हुआ उसको कल्याणी के चालुक्य ने किया। प्यारे बच्चों, आज हम इसके कुछ जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके विषय में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। उसके बाद उनका जो लिटरेचर है, साहित्य हुआ है, कला का विकास हुआ है, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दंती दुर्ग के विषय में। इनका जो समय है 735 से लेकर 755 ईस्वी तक। इनके बारे में कहा जाता है कि स्वतंत्र राष्ट्रकूट वंश के स्थापना करने में दंती दुर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दंती दुर्ग के संस्थापक हुए। उसने अनेक युद्धों पर विजय प्राप्त कर राज्य की शक्ति का विस्तार किया, अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की। शमनगढ़, तामपत्रों, देखिए ये सब जो मैं बोलता हूँ ये सब रिसोर्सेज हैं। किसके आधार पर हम बोल रहे हैं कि उन्होंने ये विजय किया, उसके लिए क्या एविडेंस है, क्या सोर्सेज हैं, ये सब भी एग्जाम में खासकर यूजीसी नेट में काफी संख्या में पूछा जाता है। तो शामनगढ़, तामपत्रों तथा दशावतार गुहालेख से विदित होता है कि दंती दुर्ग ने कांची, कलिंग, कौशल, श्रीशैल, मालवा, लाट तथा टंक के राजाओं को युद्ध में पराजित किया। उसने उज्जैनी में हिरण्यगर्भा, याद रखिएगा उसने क्या किया। सो देखिए बहुत बड़ा ही काम है, हिरण्यगर्भ से पूछा है। उसने हिरण्यगर्भ महायज्ञ किया था। बोल देगा राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था। ये यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है। तथा पृथ्वी वल्लभ की उपाधि दी। देखिए अभी आपको देखिए जानना पड़ेगा
टाइप्स डालना पड़ेगा। आपको पूछ सकता है कैसे कि कौन से ऐसे शासक ने पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की, कौन से ऐसे शासक हुए जिन्होंने पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की, तो उसका आंसर होगा दंती दुर्ग ने। अब हम लोग नेक्स्ट शासक के बारे में बात करते हैं, कृष्ण प्रथम। इनका टाइम है 756 से 773 ईस्वी। उसने बादामी के चालुक्यों की है ना शांति पर अंतिम प्रहार किया, मैसूर के गंग पर आक्रमण किया तथा बेंगी के चालुक्यों को अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। देखिए कौन कौन चालुक्यों पर इसने प्रहार किया, बादामी के चालुक्यों है ना, वेंगी के चालुक्यों, उसकी शक्ति पर इन्होंने प्रहार करने का प्रयास किया और अपनी प्रभुसत्ता उसको मनवाने का प्रयास किया। उसने ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन व्यू, उसने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। ये हमको लगता है कि 100 से ज्यादा बार पूछा गया है, 100 टाइम्स। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस। पूछता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया, तो कृष्ण प्रथम ने। आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, यही क्वेश्चन पूछेगा, मैं बता दिया आपको। कंपटीशन में जो प्रश्न इससे आएगा वही पूछेगा कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया, तो आपको आंसर बताना है कृष्ण प्रथम ने। आगे बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इसके शासक जो हुए। जैसे कृष्ण प्रथम के बाद आते हैं ध्रुव, उसके बाद है गोविंद तृतीय, उसके बाद कुछ शासक हुए जैसे अमोघ वर्ष प्रथम। इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इनका टाइमिंग है 814 से लेकर 878 ईस्वी। आरंभ में उसने अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा, मगर उसने अपनी रण कुशलता से चालुक्य राजा विजयादित्य सहित अन्य विद्रोहियों को पराजित कर अपनी सत्ता सुदृढ़ किया। उसने गुर्जर राजा मिहिर भोज को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोक दिया। देखिए गुर्जर राजा मिहिर भोज को उसने रोक दिया दक्षिण की ओर बढ़ने से। सिरूर तामपत्र लेख के अनुसार यंग, बंग, मगध, मालवा तथा बेंगी के शासकों ने उसके प्रति सम्मान का भाव प्रकट किया। उसने स्वयं को कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग तथा प्रश्नोत्तरी मालिका की रचना की तथा जैन विद्वान जिनसेन ने आदि पुराण एवं हरिवंश तथा महावीरचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की। देखिए अभी जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया इसको ध्यान दीजिएगा। कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग, याद रखिएगा, कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग तथा प्रश्नोत्तरी मालिका की रचना की। किसने? अमोघ वर्ष प्रथम ने। और जिनसेन आदि पुराण एवं हरिवंश तथा महावीरचार्य ने गणितासार की संग्रह की। अमोघ वर्ष एक जैन शासक था। कौन से धर्म के शासक थे? जैन शासक था। संजन तामपत्र के अनुसार उसने बाएं हाथ की एक उंगली देवी को चढ़ा दी। पूछिए, उंगली को चढ़ा दी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजपूत वंश के किस शासक ने अपनी उंगली को दान में दे दिया काट करके, तो अमोघ वर्ष प्रथम। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष की प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा की। सुलेमान जो अरब यात्री थे उन्होंने जो है सो अमोघ वर्ष प्रथम की बहुत प्रशंसा की। अमोघ वर्ष की पुत्री चंद्रवल्लभी, उनकी पुत्री का नाम था चंद्रवल्लभी, ने कुछ समय रायचूर दोआब पर भी शासन किया। उसने माइनखेट नामक एक नगर बसाया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा नगर उसने बसाया? माइनखेट नामक नगर बसाया। ठीक है, अब थोड़ा सा नेक्स्ट शासक के बारे में बात करते हैं। इंद्र तृतीय, इनका टाइमिंग है 915 से लेकर 927 ईस्वी। इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय को राष्ट्रकूट का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। इसने प्रतिहार वंश के राजा महिपाल प्रथम को पराजित करके उसकी राजधानी कन्नौज में लूटपाट की तथा पूर्वी चालुक्य साम्राज्य को चुनौती दी। इसी समय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी समय भारत भ्रमण पर आए अल-मसूदी देखिए अरब यात्री था। अरब यात्री के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बलहारा
या वल्लभ राज, इंद्र तृतीय को बोला जाता है वल्लभ राज, भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। ये कौन बोलता है? अल मसूदी बोलता है, जो अरब यात्री है। उन्होंने बोलता है कि बलहारा या वल्लभ राज, इसने किसको बोला? इंद्र तृतीय को बोला कि भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। इसको पूछेगा कैसे कि किसने कहा इंद्र तृतीय भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था? आपको देगा सुलेमान, अल मसूदी, तो आपको आंसर किसका देना है? अल मसूदी। किसके बारे में बोला? इंद्र तृतीय के बारे में बोला। ठीक है, तो इस तरह से एक और महत्वपूर्ण शासक के बारे में बात करते हैं, कृष्ण तृतीय। इनका टाइमिंग है 939 से लेकर 967 ईस्वी। इसने तकोलम के युद्ध जो 949 ईस्वी में लड़ा गया था में चोल शासक परांतक प्रथम को हराया और रामेश्वरम पर अपना अधिकार कर लिया। उसने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर एवं गंड मर्दादित्य मंदिर बनवाया। उसने मालवा के सियक हर्ष वो परमार शासक था, के विरुद्ध एक अभियान कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया। देखो कितना ही तेज था कृष्ण तृतीय। उसने तेलव द्वितीय को तरवांडी का प्रांत उपहार में दिया, जो आगे चलकर एक भारी भूल साबित हुआ। उसने अपने सभी पड़ोसियों से युद्ध कर शत्रुता मोल ली। थोड़ा थोड़ा कभी क्या होता है, नेपोलियन जैसा बहुत महत्वाकांक्षी हो जाता है, अपने शत्रु को खड़ा कर लेते हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा भूल रहा इनके लिए। अब देखिए हम लोग लास्ट जो इनका शासक रहे कर्क तृतीय, इनका टाइमिंग है 972 से लेकर 975 ईस्वी। यह अंतिम राष्ट्रकूट शासक था। इसी के समय परवर्ती चालुक्य के संस्थापक एवं राष्ट्रकूट के सामंत तेलव द्वितीय ने कर्क द्वितीय को जो है सत्ता से हटा करके उसने क्या कर लिया बताइए, काल्यानी के चालुक्य का उसने स्थापना कर लिया। यानी कर्क द्वितीय जो था वो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। उसको क्या किया? तेलव द्वितीय ने उसको पराजित कर दिया, उसको हटा दिया और कल्याणी के चालुक्य का स्थापना उसने वहां पर कर लिया। प्यारे बच्चों, राष्ट्रकूटों का सांस्कृतिक योगदान काफी है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। राष्ट्रकूटों का सांस्कृतिक योगदान क्या था? सांस्कृतिक योगदान क्या था? दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार मंदिर बनवाया। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश या शिव मंदिर बनवाया। देखिए बहुत बार पूछा है, इसको आप सांस्कृतिक योगदान में लिख सकते हैं। एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मत के मंदिर, विहार, चैत्यों आदि का निर्माण इनकी धार्मिक सहिष्णुता तथा भारतीय कला का प्रतीक है। देखिए किस तरह का सब धर्म का वहां पर है, हिंदू है, जैन है, सब तरह का। ये क्या बताता है कि कोई शासक धर्म विरोधी नहीं था, सभी धर्मों को सम्मान देता था। राष्ट्रकूटों के शासन काल में भारतीय शैलकृत वास्तुकला अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गई। शैलकृत मतलब पत्थर से संबंधित, पत्थर को काटकर बहुत बनाया जाता था मंदिर, पत्थरों से तराशा जाता था। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम ने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग तथा रत्नमालिका नामक पुस्तकें लिखी। इसी प्रकार अमोघवर्ष को कन्नड़ में काव्य शास्त्र का पर प्रारंभिक पुस्तक लिखने का गौरव प्राप्त हुआ। जो आपको मैं पहले बताया सब इसका साहित्यिक योगदान में आ जाएगा। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू राष्ट्रकूटों के दरबार में रहता था। बताइए इतना महान कवि स्वयंभू जो है सो राष्ट्रकूट के दरबार में रहता था। स्वाभाविक है कि सांस्कृतिक स्तर पर, साहित्यिक स्तर पर बहुत ही उच्च कोटि हासिल कर चुका था राष्ट्रकूट। ठीक है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है साहित्य के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट। थोड़ा सा इसको हम प्रशासन को देख लेते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य राष्ट्र जिसको प्रांत बोला जाता था, विषय और भुक्ति में विभाजित था। राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति कहलाता था। ठीक है, नगरों की विधि व्यवस्था की देखभाल कोष्ठपाल या कोतवाल नामक अधिकारी करता था। इस काल में दक्षिण भारत में वंशानुगत राजस्व अधिकारियों का उदय हुआ। यानी इसी काल में दक्षिण भारत में वंशानुगत अधिकारी, मतलब हम यदि मरे तो मेरा बेटा फिर अधिकारी बनेगा, वंशानुगत अधिकारी का उदय हुआ। ठीक है, जिन्हें ग्राम नाद, गवंडू या देसा ग्रामकुट कहा जाता था। इसको क्या बोला जाता था? देश ग्रामकुट कहा जाता था। यानी वंशानुगत जो अधिकारी होता था उनको बोला जाता था देश ग्रामकुट कहा जाता था। प्यारे बच्चों, बहुत संक्षिप्त तरीका से
बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं पूरा राष्ट्रकूट समझा दिया। अब ये आपका दायित्व है कि छोटे छोटे चीज़ों को अब देखिए, इग्नोर नहीं कीजिए। राष्ट्रकूट क्या था, अभी जो मैं बताया कि अमोघ वर्ष ने क्या लिखा, कवि आर्य मार्ग, क्या क्या उसका लेखन हुआ, किस भाषा के, कन्नड़ भाषा के मैं आपको बताया, कैसा कला के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में विकास हुआ है, एलोरा मंदिर का निर्माण हुआ है ना, पाषाणों को शैलकृत मंदिरों का निर्माण हुआ यहाँ पर। तो इसलिए आप, मैं जितना भी आपको वीडियो में बताया उसको आप पॉज करके 1-2 बार 3 बार जितना हो सकता है आप इसको सुनिए। इतना यदि आप पढ़ लिए, इसको समझ लिए, आपको यूपीएससी तक यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है, मैं आपको इतना गारंटी दे देता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपको कृष्ण प्रथम किस क्या किए, आपको इंद्र तृतीय, किसको इंद्र तृतीय अभी बताए ना कि अल मसूदी जो है वो कृष्ण तृतीय का बहुत बड़ाई करता है, उसे सर्वश्रेष्ठ राजा मानता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इंद्र तृतीय कौन है, कृष्ण प्रथम कौन है, दंती दूर मैं बताए थे, हिरणागर्भ यज्ञ किए। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत संक्षिप्त तरीके से जितना हो सका मैं आप लोग को बताने का प्रयास किया, और आप इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से प्रयास कीजिए, और इससे कोई भी प्रश्न आएगा तो उसको आप आराम से आप बना लीजिएगा। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा के पढ़िए, ऐसी मेरी कामना है।